दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप शिमला कैसे जा सकते हो। दोस्तों शिमला जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन कि आप बाय रोड शिमला जा सकते हो, सेकंड ऑप्शन कि आप बाय फ्लाइट शिमला जा सकते हो, और थर्ड ऑप्शन होता है कि आप बाय ट्रेन भी शिमला जा सकते हो। दोस्तों पहला ऑप्शन होता है कि आप बाय रोड शिमला आ सकते हो। बाय रोड शिमला आ सकते हो मीन्स आप अपने खुद के ओन व्हीकल से आई मीन कार या बाइक से आप शिमला आ सकते हो। लेकिन आपको पहले ही देखना पड़ेगा कि आप जिस लोकेशन पे हो वहाँ से शिमला का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। उसके हिसाब से आपको शिमला आने के लिए कितने दिन लगेंगे ये डिपेंड होगा। उस हिसाब से आपका आगे का पूरा प्लान डिसाइड होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप फ्लाइट से आप शिमला कैसे आ सकते हो। दोस्तों शिमला में एयरपोर्ट है। जी हाँ दोस्तों, शिमला में एयरपोर्ट है, तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट से भी शिमला आ सकते हो। लेकिन अगर आप किसी बड़े सिटी से आ रहे हो, आई मीन मुंबई, पुणे या फिर बैंगलोर वगैरह से आ रहे हो, तो आपको वहाँ से शिमला आने के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेंगी। आपको पहले चंडीगढ़ आना पड़ेगा और वहाँ से भी आप बाय रोड शिमला जा सकते हो। इसका रीज़न ये है कि शिमला का एयरपोर्ट इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, तो वहाँ पे सभी सिटीज़ से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती है। आपको चंडीगढ़ आना पड़ता है और आपको फिर आप शिमला आ सकते हो। अगर आप शिमला के आसपास से हो, आई मीन्स अगर आप पंजाब वगैरह के और शिमला के जो नज़दीक के जो स्टेट्स और सिटीज़ है, अगर आप वहाँ से हो तो आपको वहाँ से डायरेक्टली फ़्लाइट मिल जाती है। लेकिन अगर आप दूर से हो, शायद महाराष्ट्र वगैरह या फिर एमपी यूपी से आप हो, तो आपको शिमला के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन की, आप बाय ट्रेन शिमला कैसे आ सकते हो। दोस्तों बाय ट्रेन शिमला आने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं हमारे पहले ऑप्शन की कि आप जिस भी सिटी या स्टेट से हो, आपको वहाँ से आप वहाँ से कालका तक आ सकते हो। और कालका में आने के बाद आपको वहाँ से एक टॉय ट्रेन मिलेगी जो आपको 4 से 5 घंटे में आपको शिमला पहुँचा सकती है। लेकिन दोस्तों टॉय ट्रेन के लिए आपको अब 1 महीना पहले उसका रिजर्वेशन करना पड़ता है, क्योंकि टॉय ट्रेन की जो साइज़ होती है वो हमारे रेगुलर ट्रेन से थोड़ी छोटी होती है। तो आपको 1 महीना पहले उसका रिजर्वेशन करना पड़ता है। अगर आपको वेटिंग का टिकट मिलता है टॉय ट्रेन में, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपका वो टिकट कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली लोग टिकट कैंसिल नहीं करते हैं यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि टॉय ट्रेन के लिए आपको पहले 1 महीना पहले रिजर्वेशन जरूर करना है। दोस्तों अगर आप टॉय ट्रेन से जाते हो तो आपको शिमला का पूरा साइट सीन आपको देखने को मिल सकता है, जैसे स्नो या फिर वाटरफॉल्स या फिर और जो स्पेशल जो होता है 350 टनल, जिनमें से ट्रेन जाती हुई आपको वहाँ से बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस आता है। तो टॉय ट्रेन का एक अपना मज़ा है शिमला के लिए। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप शिमला जाते हो तो आपको टॉय ट्रेन का एक बार एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको अगर टॉय ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो फिर आप कालका से आप शिमला कैसे जा सकते हो। दोस्तों अगर आप एक बार कालका आ गए, आपको अगर कालका से रिजर्वेशन अगर नहीं भी मिलता है तो आप वहाँ से फिर बसेस, गवर्नमेंट बसेस होती है, प्राइवेट बस भी आप वहाँ से ले सकते हो और टैक्सीज भी होती है। अगर आप वहाँ से कालका से टैक्सी से जाते हो तो आपको लगभग एक पर्सन का जो प्राइस होता है वो लगभग 2000 से 2500 तक पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट बस से जाओगे तो आपको लगभग 80 से 100 रुपये तक आपको प्राइस लगेगा। और अगर आप वहाँ से कालका से शिमला के लिए प्राइवेट बस से जाते हो तो आपको लगभग 150 रुपये या 180 रुपये आपको लगता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे ट्रेन के सेकंड ऑप्शन की। दोस्तों आप जिस भी सिटी से या स्टेट से आप शिमला आने के लिए निकले हो, आपको वहाँ से आपको टिकट करवाना है चंडीगढ़ का। आपको चंडीगढ़ में उतरने के बाद चंडीगढ़ में एक बस स्टैंड है जिसका नाम है सेक्टर 43। आपको सेक्टर 43 जो बहुत बड़ा बस स्टैंड है चंडीगढ़ का, आपको वहाँ पे जाना है। वहाँ से आपको शिमला के लिए बसेस मिल जाती है जो आपका लगभग 250 रुपये तक या 280 रुपये तक आपका किराया लेती है, जो सीजन वाइज आपका किराया चेंज होते रहता है। तो आपको वहाँ से शिमला के लिए बसेस मिल जाती है। चंडीगढ़ से सभी बसेस शिमला के लिए जो एक बस स्टैंड है टूटीकांडी बस स्टैंड, वहाँ पर जाएंगी बसेस। तो आपको वहाँ चंडीगढ़ से शिमला तक बस जाना है। दोस्तों अगर आप शिमला के बाद अगर आप मनाली भी जाना चाहते हो तो आपको शिमला के जो बस स्टैंड टूटीकांडी बस स्टैंड, आपको वहीं से आपको मनाली के लिए बसेस भी मिल जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको शिमला कौन से सीज़न में आना चाहिए। दोस्तों शिमला का जो सबसे पीक सीज़न जो होता है वो होता है नवंबर, दिसंबर और जनवरी। दोस्तों ये सीज़न इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इस 3 मंथ में यहाँ पे शिमला में बहुत बर्फ़ गिरती है। तो आपको इन 3 मंथ में आप यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट वगैरह आपका कम है और आपको अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं, क्योंकि ये जो 3 मंथ होते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 मंथ में यहाँ पे बहुत लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आपको अगर भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा सितंबर और अगस्त में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 मंथ में यहाँ पे भीड़ भाड़ कम होती है और आपका इन 2 मंथ में यहाँ पे बजट भी कम लगता है। वैसे इन 3 मंथ के बावजूद अगर आप आना चाहते हो तो आप यहाँ पे समर में भी आ सकते हो। समर में यहाँ पे बहुत लोग आते हैं क्योंकि समर में सब लोगों की छुट्टियाँ वगैरह होती है। लेकिन आप समर में अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे बर्फ़ देखने आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप समर में भी आ रहे हो तो आपका समर में यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है शिमला का, वो 1 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक होता है। तो आप समर में भी एक अच्छा यहाँ पे ट्रिप का आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो।
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप शिमला में आप कहाँ पे स्टे कर सकते हो। दोस्तों शिमला में आपको सभी होटल लगभग 700 से 800 रुपये में आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप आपका बजट बढ़ाना चाहते हो, आपको अगर फैसिलिटी अगर ज़्यादा चाहिए तो आप 1700-1800 तक भी आपका बजट आप होटल का बढ़ा सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे शिमला में पीजीज़ वगैरह भी आपको मिल जाती है, जो आपको बहुत कम रेट में आई थिंक 600-700 रुपये में आपको पीजी भी यहाँ पे मिल जाती है, जो जहाँ पे भी आपको अच्छी खासी फैसिलिटी मिल जाती है। तो आप पीजीज़ या फिर होटल आपको जो आप बुक करना है आप पहले कर सकते हो। होटल्स वगैरह बुक आपको पहले करने पड़ेंगे। कुछ होटल्स जो होते हैं वो आपको वहाँ पे ऑन द स्पॉट पे बुक हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली अभी पीपल्स पहले ही होटल बुक कर लेते हैं, क्योंकि जो पहले जो 3 मंथ होते हैं पिक सीजन, वहाँ पे होटल में आपको जगह मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपको होटल पहले बुक करना पड़ता है। नवंबर दिसंबर अगर जनवरी में आ रहे हो तो आपको होटल पहले ही बुक करना पड़ेंगे। इसके अलावा आप अगर अप्रैल में आते हो तो आप होटल वहाँ पे ऑन द स्पॉट जाके भी आप बुक कर सकते हो। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो होटल के प्राइस है शिमला में वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। ये सीज़न वाइज चेंज होते हैं। अगर विंटर में आते हो तो होटल के प्राइस बहुत हाई होते हैं। अगर समर में आते हो तो आपको होटल के प्राइस मीडियम लेवल में मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पे रेनी सीजन में मतलब मानसून में अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको होटल के प्राइस यहाँ पे लो मिलते हैं बहुत। तो इस तरह से आपको आपका सीज़न पहले चेक करना है कि आपका बजट कितना है, उस हिसाब से आप यहाँ पे शिमला में आ सकते हो। दोस्तों होटल्स एंड पीजीज़ के अलावा आपके पास शिमला में स्टे करने के लिए एक और ऑप्शन होता है, वो होता है धर्मशाला। दोस्तों शिमला में 5-6 धर्मशाला है, उसमें से जो सबसे फेमस धर्मशाला है वो है लक्ष्मी नारायण धर्मशाला। दोस्तों यहाँ हर साल बहुत टूरिस्ट आते हैं और यहाँ आपको अच्छी खासी फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा बाकी जो धर्मशाला है आप वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। दोस्तों अगर आप शिमला में धर्मशाला करते हो तो आपको एक पर्सन का प्राइस लगभग 300 से 500 के अंदर पड़ता है और आपको फैसिलिटी भी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। तो आपको अगर आपका बजट वगैरह आपको सेव करना है और आपको कम बजट में आपको ट्रिप करनी है तो आप यहाँ पे धर्मशाला भी कर सकते हो। अगर आप धर्मशाला में आप सुबह आपको 9 बजे आपको चेकिंग करना पड़ता है और आपका पूरा 12 घंटे का आप यहाँ पे धर्मशाला ले सकते हो। और अगर आप फैमिली के साथ अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको उस हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाता है धर्मशाला में। दोस्तों अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको शिमला में आपको यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको क्या मिलेगा। दोस्तों शिमला में आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरह के आपको डिशेस आपको मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे एक वेज थाली लेते हो तो आपको लगभग 150 रुपये तक आपको रेट गिरता है। तो कुछ जगह पे ये रेट 100 से 150 के अंदर मिलता है। तो वो होटल के इसके डिपेंड होता है कि ये होटल वगैरह कैसा है, तो इस हिसाब से। लेकिन जो एक एवरेज रेट है वो 150 रुपये है वेज थाली के लिए। और अगर आप एक नॉन वेज थाली लेते हो तो आपको एक पर्सन के लिए 180 से 200 रुपये आपको लग जाते हैं। इस हिसाब से आपको दोनों टाइम का आपको खाना मिल जाता है। इसके अलावा वेज और नॉन वेज थाली के अलावा आपको बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको शिमला में खाने के लिए मिल जाता है, जो आप ले सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आप शिमला आते हो तो आपको शिमला में कहाँ आपको घूमना चाहिए। दोस्तों शिमला में जो सबसे पहला जो स्पॉट है जो बहुत फेमस है वो है तारादेवी टेम्पल। दोस्तों आपको तारादेवी टेम्पल में अगर आपको आते हो तो आपको आपका डेट मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ तारादेवी टेम्पल में एक जो भंडारा होता है जो 2 दिन होता है, जो संडे और शायद ट्यूसडे होता है। तो आपको तारादेवी टेम्पल अगर आते हो तो आपको संडे और ट्यूसडे आपको देख के आना, क्योंकि ये 2 दिन यहाँ पे एक भंडारा होता है जो काफ़ी स्वादिष्ट और बहुत फेमस भंडारा होता है। तो आप यहाँ पे ये 2 दिन आपको आपके डेट के हिसाब से मैनेज करके आप यहाँ पे तारादेवी टेम्पल आ सकते हो। ये टेम्पल जो लगभग है 10 से 12 किलोमीटर तक के डिस्टेंस से शिमला से है। तो आपको वहाँ से आप जिस भी लोकेशन पे आप रुकने वाले हो होटल या पीजी में, आपको वहाँ से आपको ऑटोज़ वगैरह बसेस वगैरह आपको लोकल बसेस जो गवर्नमेंट की चलती है शिमला में, वो भी आपको तारादेवी टेम्पल के लिए आपको आने के लिए मिल जाती है। तो आपको वो बसेस वगैरह आप लेके तारादेवी टेम्पल आप जा सकते हो। दोस्तों ये लोकेशन बहुत फेमस और बहुत अच्छा लोकेशन है। तो एक आपको यहाँ इस लोकेशन पर आपको शिमला में जरूर जाना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे शिमला के सेकंड लोकेशन की, जो है कुफरी, जो एक मोस्ट फेमस लोकेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे आना लोग काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन आपको अगर कुफरी आना है तो आपको सिर्फ 3 मंथ में आना पड़ेगा, वो है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि इन 3 मंथ्स में ही यहाँ पे बर्फ़ होती है। अगर आप यहाँ पे अप्रैल वगैरह या फिर मानसून में आओगे तो आपको बर्फ़ देखने नहीं मिलेंगी। आपको यहाँ पे माउंटेन वगैरह आपको देखने के मिलेंगी, सीज़न वगैरह, एटमॉस्फेयर वगैरह अच्छा होता है सभी यहाँ पे 12 मंथ्स में। लेकिन अगर आपको बर्फ़ देखनी है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो आपको इन 3 मंथ में आना पड़ेगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तभी आप कुफरी का पूरी तरह से जो स्नो एक्टिविटीज़ होती है आपको उसका यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। दोस्तों शिमला में हमारा जो थर्ड लोकेशन है वो है मोस्ट फेमस हनुमान जी का टेम्पल, जिसका नाम है झाकू टेम्पल। दोस्तों यहाँ पे हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, जो आप शिमला में कहाँ से भी आप जिस भी लोकेशन पे हो आप वहाँ से आप देख सकते हो।
दोस्तों आपको इस लोकेशन पे पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप स्टेयर से आप ऊपर जा सकते हो और सेकंड ऑप्शन होता है कि रोपवे से आप ऊपर जा सकते हो। अगर आप रोपवे से जा सकते हो तो आपको पर पर्सन 100 रुपये या फिर 150 रुपये आपको लगते हैं। सीज़न वाइज वो भी चेंज होता रहता है। तो इस तरह से आप झाकू टेम्पल जा सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टेयर से ही जाओ, क्योंकि स्टेयर से जाने का भी मज़ा एक अच्छा मज़ा होता है। तो आप स्टेयर से आप झाकू टेम्पल के लिए आप ऊपर जा सकते हो। अगर आप स्टेयर से जाते हो तो आपको लगभग 15 से 20 मिनट तक लगते हैं, या फिर अगर आप रुक के भी जाते हो तो आपको लगभग आधा घंटा लगेगा। लेकिन स्टेयर से भी जाने का बहुत यहाँ पे मज़ा आता है और ये टेम्पल काफ़ी खास है दोस्तों। दोस्तों हमारा शिमला का जो चौथा लोकेशन है वो है लक्कड़ बाज़ार। दोस्तों यहाँ पे सभी चीज़ें आपको लकड़ी की देखने को मिलेंगी और आपको यहाँ पे ऐसी ऐसी अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले नहीं देखी होंगी। दोस्तों अगर आपको शॉपिंग नहीं भी करनी है तो आपको इस प्लेस विजिट जरूर करना, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत अजीब अजीब और बहुत अलग अलग स्पेशल आपको यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों आपको यहाँ पे इस लक्कड़ बाज़ार में आपको अगर आपको आना है तो आप यहाँ पे इवनिंग में आ सकते हो। इवनिंग में यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पे भीड़ भी अच्छी होती है। तो आप यहाँ पे इवनिंग में आप पूरा यहाँ पे लक्कड़ बाज़ार का पूरा एक चक्कर लगा सकते हो। दोस्तों हमारा जो 5th लोकेशन है जो आपको यहाँ पे विजिट करना चाहिए वो है मॉल रोड। दोस्तों ये लोकेशन फोटोग्राफी के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि शाम को यहाँ पे एक बहुत अच्छा सनसेट होता है जो आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको फोटोग्राफी के लिए आपको बहुत अच्छे सीन मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी बड़ी बिल्डिंग्स और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे लोकेशंस है। तो आप यहाँ पे फोटोग्राफी का आप अच्छे से यहाँ पे पूरा का पूरा शूट कर सकते हो और आप वीडियो वगैरह फोटोज़ वगैरह यहाँ पे काफ़ी अच्छे शूट कर सकते हो। तो आपको मॉल रोड में आपको यहाँ पे इवनिंग में आना है, क्योंकि इवनिंग में यहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। अगर आप मॉर्निंग में भी आते हो तो आपको मॉर्निंग में यहाँ पे काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको शिमला में कितना बजट आपको लग सकता है। दोस्तों आपको शिमला का 2 या 3 दिन का प्लान बनाना है, क्योंकि आप 2-3 दिन में आप यहाँ पे सब कुछ आप कवर कर सकते हो। दोस्तों आपको 2-3 दिन का आपका खर्चा लगभग यहाँ पे 3 से 4 हज़ार रुपये तक लग सकता है। दोस्तों इस बजट में मैंने आपका ट्रेन का रूट नहीं पकड़ा, क्योंकि आप मुझे पता नहीं कि आप किस लोकेशन पर आपको यहाँ से शिमला आने वाले हो। मैंने आपका सिर्फ इस बजट में आपको यहाँ का साइट सीन, यहाँ का बसेस का वगैरह खर्चा, होटल्स का खर्चा और आपके खाने पीने का खर्चा इंक्लूड करके आपको बताया। आपको यहाँ पे 1 पर्सन 3 से 3.5 हज़ार या 4 हज़ार तक खर्चा लग सकता है। और अगर आप यहाँ पे आप स्नो एक्टिविटीज़ करते हो तो आपका उस हिसाब से आपका यहाँ पे बजट भी आपका इंक्रीज़ होगा। तो दोस्तों ये थी शिमला का पूरा टूर प्लान। इस टूर प्लान को यूज़ करके आप शिमला का टूर बहुत एक अच्छे से प्लान बना सकते हो। दोस्तों 2 या 3 दिन में एक और वीडियो आएगा जो होगा मनाली से, जो आप शिमला के बाद मनाली भी जा सकते हो। तो आपको मनाली का मैं पूरा एक टूर प्लान बताने वाला हूँ, वो वीडियो भी ज़रूर चेक करना। चलो दोस्तों आपसे मिलते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो शिमला के बारे में कि आपको शिमला में कैसे आना है, क्या आना है, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं आपका उस कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा। और दोस्तों एक बार आप मेरे इंस्टा को भी जरूर चेक करना, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे फोटोज़ मैंने पोस्ट किए हुए, तो आप इंस्टा पर एक बार चेक कर सकते हो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मनाली के। बाय।